मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था क्या? राजनीतिक व्यवस्था को समझने के पहले व्यवस्था पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन एक जीवशास्त्री बर्टन लेम्फी ने किया था और उसने ये कहा था कि हर अवयवी मतलब शरीर, हर अवयवी एक व्यवस्था होती है जिसमें ऐसे तत्वों का जटिल समुच्चय होता हो जो परस्पर क्रिया करते हैं। यदि इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, वि अवस्था, विशेष अवस्था क्या है? बर्टन लेम्फी कहता है, जो कि जीवशास्त्री था, कि प्रत्येक अवयवी या शरीर जिसमें भी शरीर होता है, जिस प्राणी में शरीर, प्राणी है तो शरीर होगा ही, तो प्रत्येक शरीर एक व्यवस्था होती है। कैसे? हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, सबका काम बटा हुआ है, सबकी एक निश्चित सीमा होती है और इनके भी अंतर क्रिया होती है। ये एक दूसरे से परस्पर संबद्ध होते हैं। एक पर पड़ने वाला एक यदि किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होता है या कहीं चोट लगती है तो पूरा शरीर इस चीज से प्रभावित होता है। तो व्यवस्था में तीन चीजें होती हैं। एक, परस्पर क्रिया करते हैं, प्रत्येक अंग की एक सीमा होती है और ये पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, ये पर्यावरण पर काम करते हैं। किस प्रकार से? देखिए कि हम जब भोजन करते हैं तो हमारे पास भोजन सामग्री आती है, हमारे हाथ उस भोजन सामग्री को हाथ में लेकर के मुंह तक लाते हैं। जैसे मुंह के पास हमारे हाथ पहुंचते हैं खाद्य सामग्री लेकर के, हमारा मुंह खुल जाता है और जीभ के माध्यम से हम उसको मुंह में आकर्षित करते हैं, दांत चबाते हैं, उसके बाद हम उसको निगलते हैं। सबका काम पटा हुआ है। ऐसा नहीं कि हाथ हमारा मुंह के पास आ गया और मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह खुलेगा। इसी प्रकार से हर व्यवस्था में एक काम निश्चित रूप से होता है, सबका काम बटा होता है। इसके अलावा एक काम को कई अंग करते हैं और एक अंग में कई प्रकार के काम करता है। जैसे हमारे हाथ हैं, अभी मैंने भोजन का उदाहरण दिया, लिखने का काम भी हाथ करता है, किसी की पिटाई करने का भी काम हाथ करता है, किसी के मार से बचने के लिए हाथ टेकने का हाथ रोकता है उसको। सभी प्रकार के अनेक प्रकार के काम हाथ के द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो परस्पर क्रियाएं होती हैं, अंतर क्रिया होती है, प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रतिक्रिया, देखिए, क्रिया मतलब काम, अंतर क्रिया का मतलब इन क्रियाओं के बीच समन्वय, लेकिन प्रतिक्रिया का मतलब भड़क जाना, वो प्रतिक्रिया है। मैंने किसी को कोई बात कही, यदि वह एकदम से भड़क गया तो उसकी प्रतिक्रिया हुई। तो प्रतिक्रिया शरीर के अंगों में नहीं पाई जाती। जैसे मान लीजिए हम अपने हाथ में कोई सामान लेकर के जा रहे हैं, यदि हाथ से वह चीज गिर गया, वह टूट गया, फूट गया, फट गया, तो बायां हाथ दाहिने हाथ की पिटाई नहीं करता, तो इनके बीच प्रतिक्रिया नहीं होती, अंतर क्रिया होती। और इस प्रकार से प्रत्येक प्राणी अपने आप में, प्राणी का शरीर अपने आप में व्यवस्था होती है। इस जीव शास्त्र से सामाजिक विज्ञान ने इस व्यवस्था दृष्टिकोण को अपनाया। सामाजिक विज्ञान ने इस चीज को ग्रहण किया और इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में भी व्यवस्था सिद्धांत को स्वीकार किया गया और इस व्यवस्था को नाम दिया गया राजनीतिक व्यवस्था।
ये व्यवस्था का ये पृष्ठभूमि, एक परिचय। अब देखें राजनीतिक व्यवस्था। डेविड स्टन ने 1953 में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था पॉलिटिकल सिस्टम। और उस पॉलिटिकल सिस्टम में डेविड स्टन ने इस राजनीतिक व्यवस्था उपागम का प्रतिपादन किया। स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यवस्था भी अन्य व्यवस्थाओं की भांति एक व्यवस्था है, जैसे सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक, ये इस प्रकार के अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं में राजनीतिक व्यवस्था एक अपनी अलग व्यवस्था है। क्यों? राजनीतिक व्यवस्था सुपर होती है, क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके पास मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करने का अधिकार होता है। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन मतलब क्या हुआ? अरस्तु ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा था, राजनीति विज्ञान या राजनीति मास्टर साइंस है, सभी सामाजिक विज्ञान में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि राज्य को शक्ति का वैधानिक प्रयोग करने का अधिकार होता है। जिसके पास शक्ति का वैधानिक प्रयोग करने का अधिकार होगा वह सर्वोच्च होगा। वह शक्ति है, वैधानिक प्रयोग। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए एक धार्मिक संस्था है, आप धार्मिक संस्था के सदस्य हैं। यदि कोई ऐसा काम आप कर देते हैं जो धार्मिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो, तो वह धार्मिक संगठन आपके विरुद्ध कार्रवाई करता है। यदि उसने कोई आपके विरुद्ध कार्रवाई की और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप राज्य के न्यायालय में जाकर के उसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। राज्य का न्यायालय। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई सामाजिक संगठन है, उसने आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई किया, तो उस सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था और व्यवस्था के विरुद्ध आप राज्य के न्यायालय में जा सकते हैं। राज्य का न्यायालय जो होगा वह सर्वोच्च होगा और आपको न्याय देगा। मतलब राज्य जो है उसके पास शक्तियों का वैधानिक प्रयोग करने का अधिकार होता है। कोई दूसरा संगठन इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग वैधानिक रूप से नहीं कर सकता, केवल राज्य करता है। राज्य आपको ऐसा या वैसा करने या न करने के लिए बाध्य कर सकता है और आपको करना पड़ेगा। यदि आपने नहीं किया तो आपको जेल की सजा मिल सकती है। तो चूंकि राज्य को शक्ति का प्रयोग वैधानिक रूप से करने का अंतिम और सर्वोच्च अधिकार होता है, इसलिए अरस्तु कहता है राजनीति इज पॉलिटिक्स इज अ मास्टर साइंस। सभी विज्ञानों में, सभी सामाजिक विज्ञानों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सर्वोच्च होता है, उसके पास शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होता है। तो डेविड कहता है राजनीतिक समाज के लिए मूल्यों का अधिकार आवंटन। देखिए नए नए शब्द आ रहे हैं। राजनीतिक समाज का मतलब क्या है? राजनीतिक समाज मतलब राज्य, राजनीतिक संगठन मतलब राज्य। राजनीतिक समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन मतलब पूरे राज्य को, राज्य में किस क्षेत्र को, किस व्यक्ति को, किस वर्ग को कौन सी चीज दी जाएगी, आधिकारिक रूप से जो आवंटन करता है वह राजनीतिक व्यवस्था करता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में केवल सरकार नहीं आती। पहले हम परंपरागत राजनीति विज्ञान में सरकार शब्द का प्रयोग करते थे, राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन अब राज्य के लिए राजनीतिक समाज का प्रयोग, शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सरकार के लिए मूल रूप से राजनीतिक व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस राजनीतिक व्यवस्था में न केवल व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आते हैं, अपितु ऐसे समस्त संगठन भी आते हैं जो
राजनीतिक जो सरकार से प्रभावित होते हैं वो सरकार को प्रभावित करते हैं। मतलब पूरे राज्य की समस्त चीजें, समस्त व्यवस्थाएं, सब कुछ, ये सब राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत समाहित होती हैं, क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं और राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होती हैं। डहल ने कहा, इसको परिभाषित करते हुए, कि मानवीय की राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों की एक संरचना है। संरचना शब्द कल आया था, पिछले व्याख्यान में आया था। संरचना, संस्था, पहले संस्था शब्द का प्रयोग किया जाता था, आजकल संरचना का प्रयोग किया जाता है। संस्था का मतलब होता है किसी संगठन का सैद्धांतिक रूप, और संरचना का मतलब होता है उसका व्यावहारिक रूप। जैसे संसद है, संसद के 2 सदन, उसका किस प्रकार से संगठन होता है, उसके सदस्यों का निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है, या किस प्रकार से वो सदस्यता प्राप्त करते हैं, उसकी अवधि कितनी होती है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसका अधिवेशन कब होता है, उसका काम क्या है, इसका सैद्धांतिक रूप से अध्ययन करना संस्थात्मक अध्ययन हो। लेकिन जब संरचना की बात आती है तो संरचना का मतलब होता है उसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पक्ष का अध्ययन करना। दोनों पक्षों का अध्ययन मतलब संसद का गठन जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है, क्या संसद अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जागरूक है, पूरा करती है। संसद के अधिवेशन होते हैं, हम पुस्तक में पढ़ते हैं कि संसद का प्रतिवर्ष कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है, और 2 अधिवेशनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो संसद का अधिवेशन जब होता है, जिस उद्देश्य के लिए संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है, कानून निर्माण के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करने के लिए, कार्यपालिका को अपना उत्तरदायित्व प्रदर्शित करने के लिए, ये संसद के मूलभूत काम है। क्या संसद अधिवेशनों में अपना काम समुचित रूप में करती है, और यदि करती है हम उसको संरचना कहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि संसद हमेशा 100% काम करे, ये भी संभव नहीं है। जैसे कक्षा में एक प्रोफेसर आता है, 40 मिनट का पीरियड है, 40 मिनट में लगातार 40 मिनट तक वो लेक्चर देते रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। बीच बीच में वो कई प्रकार से अपने लेक्चर को रोक करके कई प्रकार की बातें करता है, कई बार विषय से परे हट करके कोई बात बताता है। तो लेकिन लेक्चर देने का समय अन्य कार्य की तुलना में अधिक होना चाहिए। यदि कोई शिक्षक क्लास में आकर के 150 विद्यार्थियों का अटेंडेंस रेट में 15 मिनट बिता दे भाई, बाकी 25 मिनट में क्या पढ़ाएगा? तो संरचना मतलब उसका कार्य का, परफॉर्मेंस का परसेंटेज अधिक होना चाहिए, तब हम उसको संरचना कहेंगे। हम अपने देश में देखते हैं कई बार संसद के अधिवेशन होते हैं और लगातार 5, 6, 7, 8 दिन तक लगातार हंगामों की वजह से संसद के अधिवेशन स्थगित हो जाते हैं, संसद की बैठकें स्थगित हो जाती हैं, कोई काम नहीं हो पाता। हम उससे संरचना नहीं कर सकते। जहां संरचना होगी वहां पर कार्य का प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो मानवीय संबंधों की संरचना, मनुष्यों के बीच संबंध भी होते हैं, और मनुष्यों का पारस्परिक संबंध अच्छा होना चाहिए। ये एक राज्य के हित में अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य के लोगों के बीच जितनी अधिक अंतरक्रियाएं होंगी, प्रतिक्रियाएं नहीं, जितनी अधिक अंतरक्रियाएं होंगी, वह राज्य उतना अखंड और सुदृढ़ बना रहेगा। तो मानवीय संबंधों की संरचना, जिसमें डहल ने बड़ी मार्जिन की बात कही, शक्ति, सत्ता और नियम के तत्व होते हैं। शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का होना आवश्यक है। बिना शक्ति के राजनीतिक व्यवस्था कुछ भी नहीं। शक्ति तो उसकी जान है, उसका प्राण है। सत्ता, लेकिन शक्ति का प्रयोग भी, सत्ता जब तक हासिल नहीं होगा तब तक आप शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते।
सत्ता और नियम, आप शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सत्ता आपके पास है, आपको सत्ता मिली, शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और है, नियम का तत्व सम्मिलित होना चाहिए। मतलब नियमानुसार, कानूनों के अनुसार आपको उसका प्रयोग करने का अधिकार मिलता है, और जिसमें ये तीनों तत्व सम्मिलित होते हैं हम उसे राजनीतिक व्यवस्था का नाम देते हैं। अब डेविड स्टर्न ने कहा मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, और आगे कहता है जो जिसके पास बाध्यकारी नीतियों का निर्धारण करने का अधिकार होता है। बाध्यकारी नीति केवल राज्य ही, केवल सरकार या केवल राजनीतिक व्यवस्था ही एकमात्र एक ऐसा अंग होता है जिसके पास बाध्यकारी नीतियों का निर्माण करने का अधिकार होता है। कोई भी सरकार कानूनों का निर्माण करके आपको ऐसा करने या वैसा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। आप विरोध नहीं कर सकते, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। वैसे इसकी व्यवस्था न्यायपालिका में होती है कि आप न्यायपालिका में जाकर के उसके विरुद्ध आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, न्यायपालिका से न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन सरकार या राजनीतिक व्यवस्था एकमात्र ऐसी सत्ता होती है, एकमात्र ऐसा संगठन होता है, एक ऐसी संरचना होती है जो आपको काम करने के लिए या न करने के लिए बाध्य कर सकती है, और आप और उसकी नीतियों को आपको मानना पड़ता है। इस राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं स्टर्न ने बताई है। स्टर्न कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था की पहली विशेषता होती है राजनीतिक संरचनाओं की समानता होती है। पूरे दुनिया के विभिन्न देशों को देख लीजिएगा, सभी देशों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अवश्य ही पाए जाते हैं। तो राजनीतिक संरचनाओं में समानता देखी जाती है। दूसरी चीज, कार्यों की सर्वव्यापकता। प्रत्येक अंग को एक निश्चित कार्य सौंपे जाते हैं, और दुनिया के सभी देशों में इस प्रकार के कार्यों में समानता देखी जाती है। मतलब कि यदि कहीं पर व्यवस्थापिका है तो व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, उसके द्वारा ये काम किया ही जाएगा। ऐसा नहीं कि व्यवस्थापिका कहीं पर आपने गठित कर दिया तो वो न्याय करने का काम करे या शासन करने का काम करे, ऐसा नहीं। व्यवस्थापिका है तो उसका काम कानून बनाना है, कार्यपालिका है तो उसका काम शासन करना है, न्यायपालिका है उसका काम दंडित करना है, अपराध। तो कार्यों में समानता देखी जाती है। तीसरी चीज, राजनीतिक संरचनाओं की विविधता। दुनिया में जितने भी राजनीतिक संरचनाएं हैं या कोई भी संरचना हो, गैर राजनीतिक संरचना भी हो, तो एक काम कई अंग मिलकर करते हैं, और एक अंग भी कई प्रकार के काम करता है। अभी मैंने हाथ को उदाहरण दिया था, हाथ को कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं, पैर को भी कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग, बाह्य अंग हैं, इनको कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से जैसे कार्यपालिका है, कार्यपालिका का मूल काम है कानूनों को क्रियान्वित करना, लेकिन क्या कार्यपालिका केवल कानूनों को लागू करने का काम करती है, दूसरे काम नहीं करती? उसको न्यायिक कार्य भी दिया जाता है, उसको वित्तीय कार्य भी दिया जाता है, उसको विधायी कार्य भी दिया जाता है। कार्यपालिका नियम बनाती है कि नहीं? व्यवस्थापिका कानून बनाती है, लेकिन कार्यपालिका नियम बनाती है। कानून और नियम क्या होते हैं? कानून वह है जो व्यवस्थापिका द्वारा पारित किया जाता है, जिस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते हैं, वो कानून हुआ, अधिनियम हुआ। लेकिन नियम, प्रत्येक कानून को लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। जब तक नियम नहीं बनेगा कानून लागू नहीं किया जा सकता। तो देखिए, कार्यपालिका नियम भी बनाती है, उसका काम है कानून लागू करना, लेकिन कानून लागू करने के लिए नियम का निर्माण होता है। इसी प्रकार से न्यायपालिका भी केवल न्याय देने का काम नहीं करता, तो कानून भी बनाता है, और न्यायपालिका की सीमा के अंदर
अपने कर्मचारियों पर शासन भी करता है, क्योंकि न्यायाधीश और न्यायपालिका में काम करने वालों के लिए अलग से कोई कार्यपालिका से ऑफिसर आकर ऊपर शासन नहीं करता, ऊपर नियंत्रण नहीं करता। तो प्रत्येक एक संगठन अनेक प्रकार के कार्य करता है और एक संगठन और एक काम भी अनेक संगठनों के द्वारा किया जाता है। ये विविधता। फिर है मिश्रित स्वरूप। दुनिया में जितने भी देशों में शासन व्यवस्थाएं हैं, चाहे प्रजातांत्रिक हो, तानाशाही हो, निरंकुशवादी हो, न्यायवादी हो, साम्यवादी, कोई भी हो, प्रत्येक शासन सभी प्रकार के शासनों का तत्व पाया जाता है। कैसे? भारत में मूलतः प्रजातंत्र है, लेकिन क्या यहां पर तानाशाही है? कैसे? मंत्रिमंडल तानाशाह के समान काम करता है। क्या यहां पर कुलीन तंत्र है? कैसे? राज्यसभा में विशिष्ट सदस्यों का निर्वाचन होता है। विशिष्ट किस रूप में है? कम से कम वे लोग कम हुए राज्य विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। और कुलीन तंत्र किसे कहते हैं? जिसमें एक वर्ग विशेष का शासन हो। राज्यसभा में आम जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब खास राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे राज्यसभा कुलीन तंत्र का प्रतीक है। चूंकि जनता शासन में अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके भेजती है, इसलिए प्रजातंत्र की दुनिया के सभी देशों में यही स्थिति है। मतलब दुनिया के सभी राजनीतिक संरचनाओं में, राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न शासन के तत्वों का मिश्रण को देखने को मिलता है। इंग्लैंड तो इसका बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। इंग्लैंड में प्रजातंत्र है, तानाशाही है, कुलीन तंत्र है, राजतंत्र है। सम्राट है इसलिए राजतंत्र है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसलिए कुलीन तंत्र है, हाउस ऑफ कॉमन्स प्रधानमंत्री है इसलिए वहां पर प्रजातंत्र भी, और मंत्रिमंडल की तानाशाही है। तो दुनिया के सभी देशों में शासन का विस्तृत स्वरूप देखने को मिलता है। फिर है राजनीतिक साधनों पर असमान स्वामित्व। ये राजनीतिक साधनों पर असमान स्वामित्व। देखिए, भारत में एक प्रधानमंत्री का पद है, लेकिन जब विरोधी दल का बहुमत हो जाता है या विरोधी दल मिल करके आपस में चुनाव लड़ते हैं, तो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार 2, 4, 5, 8, 10 हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके बीच एकता खत्म हो जाती है और वो गठबंधन टूट जाता है। यदि सबके सब प्रधानमंत्री बन जाए तो देश कैसे चलेगा? यदि भारत पर रहने वाले पूरे 132 करोड़ लोग राजनीतिक साधनों पर समान स्वामित्व प्राप्त कर ले तो देश कैसे चलेगा? शासक कौन होगा, शासित कौन होगा? इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों पर असमान स्वामित्व होता है। मतलब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता होता है, कोई राज्य स्तर का नेता होता है, कोई जिला स्तर का नेता होता है, कोई तहसील और कस्बा स्तर का नेता होता है, कोई गांव और मोहल्ले का नेता होता है। सबका अलग अलग एक एरिया होता है। असमान स्वामित्व। आप सबको 1-1 लाख रुपए दे दीजिएगा, उससे समानता की स्थापना नहीं हो सकती। असमानता का होना आवश्यक है। फिर है राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। राजनीतिक प्रभाव का भी असमान वितरण होता है। किसी का राष्ट्रव्यापी प्रभाव होता है। कोई राज्य स्तर के मंत्री को तो दूसरे प्रदेश में लोग जानते ही नहीं, उसका नाम नहीं सुने, पहली बार सुन रहे होंगे। इस प्रकार से राजनीतिक प्रभाव का भी असमान वितरण होता है। फिर वैधता का अर्जन। राजनीतिक व्यवस्था जो भी काम करती है, वैधता का अर्जन करना उसके लिए आवश्यक है। जैसे CAA बना, तलाक संबंधी कानून बना, या जो भी कानून बनता है, सरकार उसके बारे में स्पष्टीकरण देती है, इन कारणों से इस प्रकार से काम कर रहे हैं या इस प्रकार से कानून बना रहे हैं।
जैसे 370 अनुच्छेद को समाप्त किया गया काश्मीर से, गृह मंत्री का वक्तव्य संसद में आता है कि इन कारणों से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, और इस प्रकार से कह करके राजनीतिक व्यवस्था वैधता का अर्जन करती है। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, अपनी सफाई देती है। और जब तक सरकार सफाई नहीं देगी, राजनीतिक व्यवस्था जब तक सफाई नहीं देगी, जनता को संतोष नहीं होगा। तो हर काम के लिए राजनीतिक व्यवस्था का सफाई अपना पक्ष प्रस्तुत करना होता है, और इस प्रकार से वह वैधता का अर्जन करती है। फिर है विचारधारा का विकास। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक निश्चित विचारधारा का विकास के लिए काम करती है। जैसे 1950 में हमने जिस नए संविधान को क्रियान्वित किया, लागू किया, भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। आगे चल करके उसको संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित कर दिया गया। तो एक निश्चित विचारधारा का विकास प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था करती है, और उसके अनुसार वह आगे बढ़ती है। जैसे वर्तमान समय में सरकार का दृष्टिकोण है सबका साथ सबका विकास। फिर अन्य व्यवस्था का प्रभाव स्वाभाविक है, यह एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था प्रभावित होती है, और हर व्यवस्थाएं एक दूसरे को, पूरे दुनिया भर की व्यवस्थाएं जो है एक दूसरे को प्रभावित होती हैं। और यदि मान लीजिए किसी देश की व्यवस्था ने कोई अच्छा काम किया तो एक देश उसको स्वीकार करता है, अपना लेता है, अंगीकार कर लेता है, तो अन्य व्यवस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। और फिर व्यवस्था में परिवर्तन होते हैं। एक ही व्यवस्था हमेशा चलती रहेगी आवश्यक नहीं है, व्यवस्था में परिवर्तन भी होता है। कहीं पर क्रांति के द्वारा होता है, तो कहीं पर संवैधानिक संशोधनों के द्वारा होता है, तो कहीं पर कानून बना करके होता है। तो व्यवस्था में परिवर्तन भी स्वाभाविक है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे लोगों की मांग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे व्यवस्था में परिवर्तन भी होता जाता है। और आखिरी है विरोध और मतैक्य। स्वाभाविक है, विरोध का भी होना आवश्यक है, मतैक्यता का भी होना आवश्यक है। यदि विरोध इतना ज्यादा बढ़ जाए कि मतैक्यता की गुंजाइश ही न हो, तब फिर राजनीतिक व्यवस्था अपनी शक्ति का प्रयोग करती है और लोगों को बाध्य करती है कि आप ऐसा करिए, और नहीं करेंगे आपकी विरुद्ध कार्रवाई। जैसे कहीं पर जुलूस निकला हुआ है, प्रदर्शन हो रहा है, मान लीजिए भीड़ हिंसा पर उतर आई, लूटपाट पर उतर आई, तोड़फोड़ पर उतर आई, तो पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन वहां पर चेतावनी देता है, तत्काल भीतर हो जाइए। जब भीड़ नहीं मानती तो वह शक्ति का प्रयोग करके उसको कंट्रोल करता है। तो विरोध का भी होना आवश्यक है, मतैक्यता जरूरी है। जब तक मतैक्यता नहीं होगी देश कैसे चलेगा? जब तक विरोध नहीं होगा तब तक पूरी तरह से एकता की स्थापना संभव नहीं। जैसे चीन में, वहां पर विरोध व्यक्त करने की विरोध अभिव्यक्त करने की आजादी ही नहीं है, लोग छटपटा रहे हैं। तो जैसे तो यदि मान लीजिए इस प्रकार की शक्ति का राज्य होगा तो वह स्थायी शासन नहीं हो सकता। स्थायी शासन वह होता है जहां पर कि स्वतंत्रता होती है, उन्मुक्त वातावरण होता है। इसलिए टी.एच. ग्रीन कहता है, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार है। ये राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेषताओं का उल्लेख डेविड ईस्टन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में करता है। अब जरा देखें डेविड ईस्टन का जो राजनीतिक व्यवस्था उपागम है, उसको जरा चर्चा करें। उपागम का मतलब होता है अध्ययन पद्धति, कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो डेविड ईस्टन के इस प्रतिमान को या इस उपागम को निवेश निर्गत प्रतिमान भी कहते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहते हैं, निवेश निर्गत प्रतिमान, या इसको ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवस्था सिद्धांत बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान शब्द सुनते ही थोड़ा सा
राजनीति विज्ञान विद्यार्थियों को लगता है कि बहुत कठिन है, बोल समझिएगा, बिल्कुल इजी है। इससे बढ़कर इजीएस्ट चीज और कुछ भी नहीं है। केवल शब्दों का हेरफेर और कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको निवेश और निर्गत बताया, शायद आपको शब्द कठिन लगा होगा, लेकिन बिल्कुल सरल है। देख लीजिए, डेविड स्टन कहता है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक पर्यावरण में काम करती है। पर्यावरण, वातावरण। कौन सा वातावरण? सामाजिक वातावरण, आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, धार्मिक पर्यावरण, नैतिक पर्यावरण, तमाम ऐतिहासिक पर्यावरण। तो हर देश की अपनी अलग अलग परिस्थिति होती है। ये सभी परिस्थितियां, ये सभी दशाएं, ये सभी चीजें राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं और राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित भी होती हैं। हर देश की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। यहां पर पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, परिस्थिति आप समझने के लिए ले लीजिए। तो हर देश की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों को राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित करती है। साथ ही ये परिस्थितियां राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था में होता क्या है? यहां पर निवेश, निवेश का मतलब जमा होना, जमा करना, पहुंचना। तो निवेश कैसे होता है? मतलब कि जो चीजें एक स्थान पर जमा होती हैं उसको निवेश करते हैं। कैसे, किस प्रकार से? राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग रहते हैं वे अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि सरकार चाहे जितना भी काम कर ले, लोगों की मांगे आज आपने एक पूरा किया, कल दूसरा फिर शुरू हो जाएगा, उसको पूरा किया फिर तीसरा शुरू हो जाएगा। तो जिस प्रकार से व्यक्ति की आवश्यकता कभी भी पूरी नहीं की जा सकती, हमेशा एक तृष्णा बनी रहती है, इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था का काम कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी पूर्ण नहीं होता। हमारा भारत 132 करोड़ वाला देश है। हमारे देश में जैसी समस्याएं हैं, आप बोलेंगे कि इतना बड़ा देश है तो स्वाभाविक समस्याओं का होना है, लेकिन जिस देश की जनसंख्या कुल मिलाकर के 50 लाख भी है, वहां पर भी समस्याएं हैं। जितना बड़ा बांस होता है उतना बड़ा गोला होता है। व्यक्ति 1000 रुपए में भी महीना भर काम चला लेता है, जी लेता है, और 1 करोड़ रुपए उसको कम लगते हैं। तो जैसी आमदनी हो उतना व्यय होगा। तो हर समाज में कुछ न कुछ मांगे होती है, लोगों की समस्याएं होती है, और जब लोगों की समस्याएं होंगी तो समस्याओं को मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अकेला चना भार नहीं हो सकता, तो मांगों के साथ समर्थन का भी होना आवश्यक है। जब तक मांगों के साथ समर्थन नहीं होगा, मांगों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, मांगों का महत्व ही लोग नहीं समझेंगे। या राजनीतिक स्थान तक वह मांग पहुंची ही नहीं पाएगी। तो मांगों के साथ समर्थन का होना आवश्यक है, और जब मांगों के साथ समर्थन जुट जाता है, वह मांग राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचता है। राजनीतिक व्यवस्था जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार होता है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, तो वह रूपांतरण होता है। मांगों का रूपांतरण करने के लिए कौन सी संस्था है? राजनीतिक व्यवस्था है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में सरकार कहते हैं। यहां पर राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था के पास मांगे होती है। ये मांगे कई प्रकार की हो सकती है, स्पष्ट हो सकती है, अस्पष्ट हो सकती है। ऐसा करने या ऐसा न करने की मांग हो सकती है। हमको ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, इस प्रकार की मांगे हो सकती है। मांगे कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन यदि कोई संगठन राष्ट्र से अलग होने की मांग करता है, उसको राजनीतिक व्यवस्था स्वीकार नहीं करता, इसे राष्ट्रद्रोह का नाम दिया जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के पास जब कोई मांग पहुंचती है, तो
राजनीतिक व्यवस्था उस पर विचार करती है। विचार करके वह ये देखती है कि क्या इस प्रकार की मांगों को पूरा किया जा सकता है। नंबर 2, इस मांग को पूरा करने में से राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2, नंबर 3, क्या उस मांग को पूरा कर लेने से राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित होगी। और नंबर 4, क्या राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की मांगों को पूरा करने के लिए सक्षम है। क्षमता भी तो चाहिए। तो ये 3-4 प्रकार की चीजों पर राजनीतिक व्यवस्था विचार करती है और विचार करके उस मांग को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। जैसे खालिस्तानियों की मांग है, हमको पृथक खालिस्तान चाहिए। कहां पर चाहिए? पंजाब में चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो राजनीतिक व्यवस्था मांग देखती है कि क्या खालिस्तान की मांग उचित है, क्या खालिस्तान की स्थापना भारत के अंदर की जा सकती है। नो, एक लाइन में नो। तो इस प्रकार से रूपांतरण करने का काम राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। और यदि उसमें ये सब तमाम चीजें हों कि उसको मांग को पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या नहीं किया जाना चाहिए, उसको पूरा करने की क्षमता है या नहीं है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन तमाम चीजों के बारे में राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा तय किया जाता है। और फिर यदि उसने सकारात्मक रूप से सोचा, निर्णय लिया, तो अब राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा नीति निर्माण किया जाएगा और नीति निर्माण करके फिर इसको कानून का शक्ल दे करके निर्गत होगा। निर्गत मतलब बाहर निकलना, एग्जिट। एक इनपुट, दूसरा आउटपुट। जैसे बिजली का लाइन आता है खंभे से मीटर तक। जब मीटर में खंभे से वायर केबल आकर के मीटर में लगता है, वो इनपुट हुआ। और फिर मीटर से बाहर वायर निकल करके घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर करंट सप्लाई होती है, वो आउटपुट। तो इनपुट हुआ निवेश, आउटपुट हुआ निर्गत। यहां से मांग हुई, राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरण हुआ और वह नीति या कानून रूप में जनता तक पहुंचता है। जब जनता तक पहुंचता है, पर्यावरण तक पहुंचता है, तो जनता उस नीति के बारे में क्या सोचती है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है। जनता उसको उपयुक्त मान रही है या गलत मान रही है, नैतिक मान रही है या अनैतिक मान रही है, सही मान रही है या गलत मान रही है। यदि सही मान रही है तो क्या उसमें संशोधन की मांग भी हो रही है। ये सब चीजें प्रतिसंहरण का अंग्रेजी शब्द है फीडबैक। फीडबैक मतलब हम, जैसे मान लीजिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, एक व्याख्यान दे रहा हूं, इसके बारे में जब इसके श्रोता अपनी बातें कहेंगे कि आप अच्छा नहीं बता पा रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं हुआ, ये फीडबैक। मतलब जो इस वीडियो को देखेंगे वो इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, किसी चीज की विवेचना अच्छी तरह से हो रही है, अच्छी तरह से नहीं हो रही है, किसी चीज को स्पष्ट नहीं कर पाया या कर पाया। ये तमाम चीजें जो जानकारी जब मिलती है उसको फीडबैक करती है। तो जनता की क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में फिर से पर्यावरण में या राजनीतिक व्यवस्था में इसकी जानकारी मिलती है। तो प्रतिसंहरण सरकार को मिलती है और सरकार उसके अनुसार काम करती है। इसके बाद देखिए ये एक चक्र पूरा हुआ, फिर दूसरा चक्र शुरू हो जाता है, फिर कोई दूसरी मांग होगी, फिर उसका समर्थन होगा, फिर वह राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरण के लिए जाएगा, फिर वह नीति निर्माण होगी, फिर कानून का निर्माण होगा, फिर जनता के पास आएगा, पर्यावरण के पास आएगा, पर्यावरण में फिर से उसके बारे में जानकारी सरकार के पास पहुंचेगी, फिर से कोई नई मांग आएगी। इस प्रकार से चक्र निरंतर चलते रहता है। राजनीतिक व्यवस्था है तो ये चक्र जितनी तेजी से चलेगा, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले सरकारी अधिकारी और जनता के बीच उतना बढ़िया तादात्म्य संबंध बना रहेगा।
ये है डेविड स्टन का निवेश निर्गत प्रतिमान या डेविड स्टन का व्यवस्था सिद्धांत। एक बात और कहनी थी कि आमंड का संरचनात्मक प्रकारात्मक अवधारणा पर व्याख्यान इसके पहले हो चुका है, इसलिए अब अगले चैप्टर पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।